बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एल्केन का नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, उसके बाद आइसोमेराइजेशन, उसके बाद एरोमेटाइजेशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे कंबशन, पायरोलिसिस जिसको हम लोग क्रैकिंग कहते हैं, और उसके बाद कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन पढ़ा दिया था कंप्लीट, और उसी में आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया था पार्ट फोर था वहां पे वीडियो नंबर, तो उसमें आप लोगों को पढ़ाया था हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट। उसको जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम लोग यहाँ पे नाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर नाइट्रेशन की हम लोग बातें करें तो एनसीईआरटी में आप जब जाकर के आप पढ़ाई करोगे तो वहां पे लिखा होगा कि नाइट्रेशन और सल्फोनेशन नहीं होता है लोअर एल्केन का, लेकिन स्पेशल कंडीशन अगर वेपर फेज रहता है, बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, तो वहां पे नाइट्रेशन होता है, बिल्कुल होता है। आप देखेंगे टेस्ट में आपको पूछा भी गया होगा क्वेश्चन। जैसे कि सबसे पहले आपको यहां पे बताऊं इसका मैकेनिज्म। जैसे दिया हुआ है मीथेन, और मीथेन का अगर हम लोगों को यहां पे लिखता है कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं 475 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। तो 475 डिग्री सेल्सियस में सबसे पहले इसका बताता हूं मैकेनिज्म कौन सा होता है। ध्यान से आप लोग सीखोगे, मैकेनिज्म सीख लोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। बच्चों, नाइट्रिक एसिड को पहले आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना, HNO3 ऐसा। आप इसका क्या करें, होमोलिटिक क्लीवेज कर दीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा NO2 के पास, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा OH के पास, यानी कि यहां पे फॉर्मेशन कर देता है OH रेडिकल और साथ में बन जाता है NO2 रेडिकल। उसके बाद यहां पे जो बचा है OH रेडिकल, वो क्या करता है, यहां पे जो मीथेन है ना, मीथेन, उस मीथेन का करता है होमोलिटिक क्लीवेज। तो मीथेन का जब होमोलिटिक क्लीवेज करता है बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा हाइड्रोजन के पास, जिसको लेकर के चला जाता है OH रेडिकल, बन जाता है H2O, और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा मिथाइल के पास, तो बन जाता है इसके केस में एक मिथाइल रेडिकल और एक बन जाता है यहां पे वाटर, ठीक है। अब जो बना इसमें मिथाइल रेडिकल और NO2 रेडिकल, तो यही दोनों आपस में कपलिंग करता है। मिथाइल रेडिकल और NO2 रेडिकल यही दोनों आपस में कपलिंग करता है और फॉर्मेशन करता है इसके केस में नाइट्रोमीथेन। क्या बनता है, नाइट्रोमीथेन। देख सकते हो, यानी कि मीथेन का जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे, मैकेनिज्म का नाम होता है FRS, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आप यहां पे क्या करना, इसमें से C और H के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करके बना देना इसके केस में, जिसका कि नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोइथेन, और साथ में यहां पे बाहर क्या हो गया, वाटर। इस तरीके से देखोगे, मीथेन का जब नाइट्रेशन होता है तो फॉर्मेशन करता है नाइट्रोमीथेन यहां पे कहेंगे। एक ही कार्बन का पैरेंट चेन है ना, तो एक ही कार्बन का पैरेंट चेन है, तो आप इसके केस में जो कहने वाले हो, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोमीथेन। आप करेक्शन कर लीजिएगा इसको थोड़ा सा, नाइट्रोमीथेन कहते हैं, एक कार्बन का पैरेंट चेन है। उसके आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको यहां पे देता है कोई इथेन, सेकेंड एग्जाम्पल इस तरीके से लिया हुआ है इथेन, इसको क्या करता है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करता है। इसके लिए यहां पे लगता है मात्र 450 डिग्री सेल्सियस। और एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा, इसका जब आपको मैकेनिज्म आपको बताऊं तो फिर से उसी प्रकार से मैकेनिज्म होने वाला है। सबसे पहली बात आप लोगों को करना क्या होगा, इस नाइट्रिक एसिड को हीट करके करना पड़ेगा होमोलिटिक क्लीवेज। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा NO2 रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा OH रेडिकल, यानी कि फॉर्मेशन करेगा OH रेडिकल और साथ में बच्चों NO2 रेडिकल। अब क्या होता है सो सुनिए, यहां पे जो CH3 के साथ हाइड्रोजन एटम है, उसमें से एक हाइड्रोजन को ले जाएगा OH रेडिकल, ले जाएगा भाई, ले जाएगा। देखो, तो यहां पे जो C और H के बीच में बॉन्ड है, उसका होगा होमोलिटिक क्लीवेज। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा H के पास, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा CH2 के पास। तो यही जो यहां पे आपको टूटने के बाद बनेगा CH2 रेडिकल, और एक जो बना H रेडिकल, उसके साथ चला जाता है OH रेडिकल। तो यहां पे बचता क्या है, बचता है इसके केस में इथाइल रेडिकल, और साथ में यहां पे बाहर हो जाता है H2O। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्लीवेज तो होता ही है, साथ ही साथ में आप ध्यान रखोगे नाइट्रेशन के केस में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्लीवेज होता है, साथ ही साथ कार्बन कार्बन के बीच में भी क्लीवेज होता है। तो यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में भी क्लीवेज होगा, तो एक बन जाएगा मिथाइल रेडिकल, और ये मिथाइल रेडिकल OH रेडिकल दोनों मिलकर के बना देगा मिथाइल एल्कोहल। और यहां पे ये जो बना है यहां पे मिथाइल रेडिकल, ये बाहर हो गया, और साथ में इसके केस में बाहर हो गया मिथाइल एल्कोहल। जी हां, अब देखिए, तो ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ नाइट्रेशन CH बॉन्ड एंड CC बॉन्ड
बोथ टाइप ऑफ क्लीवेज टेक्स प्लेस। लिख लीजिएगा कि नाइट्रेशन में CH बॉन्ड और CC बॉन्ड बोथ टाइप ऑफ क्लीवेज टेक्स प्लेस। तो एक बार हमने C और H के बीच में क्लीवेज किया, आप कहोगे सर इधर से क्यों नहीं किया? तो बच्चों जो ये है वही ये है, दोनों में से कोई एक क्लीवेज करके बना दोगे इथाइल रेडिकल। दूसरी बात, कार्बन कार्बन के बीच में करोगे क्लीवेज तो बन जाएगा मिथाइल रेडिकल। अब क्या होगा, जो इथाइल रेडिकल बना वो इथाइल रेडिकल NO2 रेडिकल के साथ कपलिंग कर लेगा। तो जब यहां पे ऐसा हो सकता है कि ये इथाइल रेडिकल NO2 रेडिकल के साथ कपलिंग करेगा तो फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में नाइट्रोइथेन। और एक ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मिथाइल रेडिकल NO2 रेडिकल के साथ कपलिंग कर लेगा तो यहां पे फॉर्मेशन कर लेगा नाइट्रोमीथेन। तो दो प्रकार का बनेगा। अब इस दोनों में पूछेगा कि मेजर कौन सा होगा, तो मेजर वही होगा जो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। तो इथाइल रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है और मिथाइल रेडिकल कम स्टेबल होता है, और जो ज्यादा स्टेबल होता है वही बनता है लार्ज अमाउंट में। ध्यान रखोगे, जो ज्यादा स्टेबल होता है वही बनता है लार्ज अमाउंट में। तो यहां पे कुछ नहीं करना है, जो इथाइल रेडिकल NO2 के साथ कपलिंग किया तो यहां पे फॉर्मेशन कर दिया नाइट्रोइथेन, और जब मिथाइल रेडिकल NO2 के साथ कपलिंग किया तो बना दिया नाइट्रोमीथेन। आप देख सकते हो इस तरीके से। तो पहले HNO3 को तोड़ करके बना लेना बच्चों OH रेडिकल NO2 रेडिकल, और वही जो बना OH रेडिकल H रेडिकल को बाहर करके बना देगा इथाइल रेडिकल, CC के बीच में क्लीवेज करके बना देगा मिथाइल रेडिकल। अब उस इथाइल रेडिकल का NO2 के साथ कपलिंग करोगे तो नाइट्रोइथेन, और NO2 का जब मिथाइल के साथ करोगे तो बन जाएगा नाइट्रो। ये तो बन गया पहले इथेन, और ये जो फॉर्मेशन कर देता है इसके केस में इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोमीथेन। इस तरीके से आप फॉर्मेशन कर सकते हो दोनों का प्रोडक्ट, आप देख सकते हो। इस तरीके से हम लोग नाइट्रेशन कर सकते हैं इथेन का। अब एक और बताना जरूरी है प्रोपेन का, क्योंकि अभी ही टेस्ट हुआ था कुछ दिनों पहले फाउंडेशन 10 में भी, उसमें क्वेश्चन आया था कि प्रोपेन का अगर हम लोग नाइट्रेशन करते हैं तो इनमें से कौन नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल। जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है प्रोपेन ऐसा, वेरी गुड, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, और इसको नाइट्रिक एसिड के साथ हीट किया गया है। बिल्कुल, मैकेनिज्म वही होता है अपना प्यारा सा FRS, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब देखो बच्चों इसमें से क्या क्या हो सकता है, मैं डायरेक्ट इसका रेडिकल बनाता हूं। मैंने कहा ना कि जहां कहीं अगर नाइट्रेशन होता है एल्केन का, तो नाइट्रेशन के केस में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्लीवेज तो होता ही है एल्केन में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी क्लीवेज हो जाता है। तो यहां पे सबसे पहले बना लेता हूं OH रेडिकल, और साथ में यहां पे बना देता हूं इसके केस में NO2 रेडिकल। बिल्कुल। अब आप देखो कितने प्रकार के हाइड्रोजन एटम हैं, तो दो प्रकार के हाइड्रोजन एटम है, एक है ये प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। तो क्या करेंगे, आप जानते हो कि सेकेंडरी FRS में ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू प्राइमरी, क्योंकि यहां जो बनेगा इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल वो 2 डिग्री होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो OH रेडिकल पहले क्या करता है, इस C और H के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज करता है। तो जैसे क्लीवेज करता है तो OH रेडिकल यहां से निकाल के ले जाता है H रेडिकल को, बना देता है इसके केस में ये आइसोप्रोपेन, और बाहर कर देता है वाटर। बिल्कुल। एक और टाइप का यहां हाइड्रोजन एटम है, बिल्कुल है, वो यहां पे 1 डिग्री है। तो जितने प्रकार का हाइड्रोजन एटम होगा उतने प्रकार का आपको क्या करने हैं बच्चों, C और H के बीच में क्लीवेज करने हैं। तो यहां से C और H के बीच का क्लीवेज करो, इस तरीके से फॉर्मेशन जो करने वाला है वो करने वाला है नॉर्मल प्रोपाइल रेडिकल, और साथ में निकल सकता है वाटर। OH रेडिकल H रेडिकल को ले जाकर के वाटर बनाएगा। अभी तो हमने किया है सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्लीवेज, और लेकिन मैंने क्या बताया है आप लोगों को कि जब नाइट्रेशन ऑफ एल्केन करते हैं तो वहां पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्लीवेज के अलावा कार्बन कार्बन के बीच में भी क्लीवेज हो सकता है। तो बच्चों अब आप देखोगे जो ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है वही इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो दोनों कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड आइडेंटिकल है। बिल्कुल। तो कितने प्रकार का यहां पे हो सकता है, आपको यहां पे चांस, आप देखो एक ऐसा हो सकता है कि ये जो OH रेडिकल है वो चला जाएगा मिथाइल रेडिकल के साथ। तो अगर ये मिथाइल रेडिकल के साथ OH चला जाएगा तो बचेगा इथाइल रेडिकल, साथ में यहां पे बाहर हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि ये जो OH रेडिकल है ये OH रेडिकल चला जाएगा इथाइल रेडिकल के साथ, तो यहां पे इथाइल रेडिकल के साथ OH चला जाएगा तो बचेगा क्या, यहां पे एक ऐसा हो जाएगा मिथाइल रेडिकल, और साथ में यहां पे फॉर्मेशन कर देगा
इथाइल एल्कोहल, ऐसा बना देगा इसके केस में। तो आपके पास यहां पे टोटल कितना बना रेडिकल, वो 4 बना, एक बना आइसोप्रोपाइल, एक बना नॉर्मल प्रोपाइल, एक बना इथाइल, एक बना मिथाइल। अब क्या करोगे, जो यहां NO2 रेडिकल है उस NO2 रेडिकल के साथ ये चारों का कपलिंग कर दीजिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करा दीजिए। लेकिन ये चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला है 2 डिग्री, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में 6 अल्फा H है, 2 डिग्री है, प्लस I भी 2 लग रहा है मिथाइल के द्वारा, तो ज्यादा स्टेबल है, सबसे लार्ज अमाउंट में यही बनेगा। तो यहां पे हम लोग कहने वाले हैं जो बनेगा, एक तो बन जाएगा 2 नाइट्रोप्रोपेन, बिल्कुल, और एक बन जाएगा बच्चों इसके केस में 1 नाइट्रोप्रोपेन, जो दोनों एक दूसरे का पोजिशनल आइसोमर्स होता है। उसके बाद यहां पे इथाइल और नाइट्रो के बीच में कपलिंग होगा, तो ये फॉर्मेशन कर देगा नाइट्रो इथेन, और साथ में एक मिथाइल और नाइट्रो का कपलिंग हो जाएगा, फॉर्मेशन करेगा नाइट्रो मिथेन। अब ये सब में पूछेगा कि ज्यादा कौन बनेगा, तो आप कहोगे कि 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे 2 प्रकार का हाइड्रोजन हो गया, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्लीवेज होकर के फॉर्मेशन करेगा 1 नाइट्रोप्रोपेन, 1 डिग्री वाला, एक 2 डिग्री वाला अलग है CH, तो वो बना दिया 2 नाइट्रोप्रोपेन। फिर कार्बन कार्बन के बीच में क्लीवेज होगा, तो एक बार OH चला गया मिथाइल के साथ, तो हो गया मिथाइल अल्कोहल, साथ में इथाइल रेडिकल, उसके साथ NO2 का कपलिंग हुआ तो बन गया नाइट्रो इथेन। और यहां पे एक बार ऐसा हो सकता है कि OH रेडिकल चला जाएगा इथाइल के साथ, तो बच जाएगा मिथाइल रेडिकल, उसके साथ NO2 गया तो बन गया नाइट्रो मीथेन। तो कहोगे जब प्रोपेन का होता है नाइट्रेशन तो 2 नाइट्रोप्रोपेन, उसके बाद 1 नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रो इथेन और नाइट्रो मीथेन, ये चारों का मिक्सचर बनता है। क्लियर है ना बच्चों, ध्यान रखना आप लोग अच्छे तरीके से, अच्छे बच्चे की तरह। तो ये हो गया हम लोगों का नाइट्रेशन कंप्लीट। इतना आप अगर 3-4 एग्जांपल ध्यान रखते हो, और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान रखना कि FRS मैकेनिज्म होता है, और इसमें भी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है हाइड्रोजन का, वही होता है जो हेलोजनेशन बताया था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब यहां से आते हैं नेक्स्ट, आज के क्लास का हम लोग यहां पे सेकंड देखते हैं, वो आप करना चाहेंगे सल्फोनेशन। ओके, सल्फोनेशन में लेकिन ध्यान रखिएगा कि सल्फोनेशन में अप टू 5 कार्बन एटम नहीं होता है सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन नहीं होता है। तो यहां पे मैं आपको लिखाना चाहूंगा कि सल्फोनेशन ऑफ लोअर एल्केन अप टू 5 कार्बन एटम्स आर नॉट पॉसिबल, लेकिन एक्सेप्शन है, except that alkane which have at least one 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स। बच्चों ध्यान रखना, कोई 5 कार्बन के अंदर ही है एल्केन, 5 कार्बन के अंदर ही एल्केन है, लेकिन उसके पास एटलीस्ट 1 टर्सरी हाइड्रोजन एटम है, तब उसका सल्फोनेशन बिल्कुल होगा। लेकिन अगर मेरे को ऐसा दिया हुआ है जैसे 1 कार्बन का मीथेन, 2 कार्बन का इथेन, उसके बाद 3 कार्बन का दिया हुआ है प्रोपेन, अगर इसी तरह से आप लोगों को दिया हुआ है 4 कार्बन का ब्यूटेन, और अगर यहां पे ऐसा दिया हुआ है 5 कार्बन का पेंटेन, वेरी गुड, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, और इसका देता है सल्फोनेशन, यानी कि कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसका रिएक्शन देता है ओलियम के साथ, यानी कि H2H2O7, H2H2O7 के साथ यहां पे हीट करने के लिए देता है आप लोगों को। समझ गए बातों को, वेरी गुड। तो होता क्या है, 5 कार्बन तक आप लोग बिल्कुल कहिएगा गर्भ के साथ नो रिएक्शन, बिल्कुल यहां पर रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। ओलियम हो गया फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो 5 कार्बन तक सल्फोनेशन नहीं होता है। लेकिन जैसा कि मैंने लिखा कि अगर उस एल्केन में एटलीस्ट 1 टर्सरी H दिया हुआ है, एटलीस्ट 1 टर्सरी H दिया हुआ है, जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे कराऊं, ये दिया हुआ है मेरे को CH3 और H। आप देखेंगे इसके केस में टर्सरी H का संख्या कितना है, 1, और इसके बारे में अगर आप लोगों को लिखता है कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने के लिए, अब यहां पे बिल्कुल रिएक्शन होता है। तो जो ये आपको कहा ना 5 कार्बन तक नहीं होता है सल्फोनेशन लोअर एल्केन का, वो उसके लिए कहा जिसमें कि टर्सरी हाइड्रोजन एक भी नहीं है, सिर्फ
प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन है उसमें 5 कार्बन तक सल्फोनेशन बिल्कुल नहीं होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से आपने नाइट्रेशन में पढ़ाई किया कि नाइट्रेशन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्लीवेज हो रहा था और कार्बन कार्बन के बीच में भी क्लीवेज हो रहा था, लेकिन सल्फोनेशन के केस में बच्चों सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्लीवेज होता है, CH के बीच में क्लीवेज होता है। जो प्राइमरी हाइड्रोजन होगा उसका क्लीवेज तो होगा ही नहीं 5 कार्बन तक, छठे कार्बन से होगा, 6 कार्बन से होगा सेकेंडरी का भी प्राइमरी का भी। अब आप देखो यहां पे क्या लिखेंगे प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मैकेनिज्म, सिर्फ यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्लीवेज होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको अच्छे तरीके से तोड़ देना है हीट करके। पहले आप इसका होमोलिटिक क्लीवेज कर लीजिए। तो ये जैसे नाइट्रिक एसिड टूटता था OH रेडिकल NO2 रेडिकल, ये टूटेगा SO3H रेडिकल OH रेडिकल, तो बन गया इसके केस में SO3H रेडिकल और साथ में OH रेडिकल। बिल्कुल। अब क्या होता है, जो ये बना OH रेडिकल वो यहां से बच्चों ये जो CH3 का होल 3 CH बॉन्ड है ना, ये CH बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज करता है। ये OH रेडिकल जो है वही यहां पे होमोलिटिक क्लीवेज करता है इस टर्सरी हाइड्रोजन का। तो एक H रेडिकल को पिक करता है OH रेडिकल और यहां से C रेडिकल, तो बाहर हो जाता है इसके केस में टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल और साथ में बाहर क्या हो गया, वाटर। अब जो बचा SO3H रेडिकल वही फिर टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल के साथ कपलिंग कर लेता है। तो SO3H रेडिकल और ये टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल आपस में कपलिंग कर लेता है, तो CH3 का होल 3 C SO3H ऐसा बन जाता है। यानी खटाक से आप लोगों को करना क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड में से OH को निकाल करके और जो SO3H बचता है उसके साथ इसका कपलिंग कर लीजिए ना। तो देखिए यहां पे क्या बनता है, सीधा सीधी SO3H के साथ कपलिंग कर लीजिए आप। तो यहां पे SO3H लिख करके और वाटर को बाहर कर लीजिए, बात खत्म हो गया। अब यहां पे पूछेगा कोई इसका IUPAC नेम क्या होता है, तो देख लीजिए पैरेंट चेन अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 कार्बन का पैरेंट चेन हो गया, तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 2 मिथाइल, उसके बाद यहां पे लिखेंगे प्रोपेन, उसके बाद यहां पे लिखेंगे 2 सल्फोनिक एसिड। बिल्कुल इसको ऐसे लिख दीजिए ना, आप लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। इस तरीके से आप लोग यहां पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस याद रखना सल्फोनेशन के केस में सिर्फ और सिर्फ लिख लिया करो कॉपी में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्लीवेज होता है और C और C के बीच में यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्लीवेज नहीं होता है। लेकिन नाइट्रेशन में जैसा कि आपको कहा CH के बीच में क्लीवेज और CC के बीच में क्लीवेज दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। ओके, अब आज के रिएक्शन का हम लोग थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों का है आइसोमेराइजेशन, ठीक है। किसका, एल्केन का। होता क्या है, सबसे पहले बात इसमें बताऊं, हम लोग यहां पे लेते हैं नॉर्मल एल्केन और इस नॉर्मल एल्केन का रिएक्शन जो हम लोग कराते हैं बच्चों वो कराते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस कहने का मतलब हो गया मॉइस्चर फ्री, विदाउट वाटर, विदाउट मॉइस्चर, विदाउट एक्वस मीडियम, AlCl3, उसी को एनहाइड्रस AlCl3 कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ओके, और इसको हम लोग हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, लगभग 175 डिग्री सेल्सियस से 225 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम लोग हीट करते हैं। तो अब आप देखेंगे यहां पे क्या बनता है, नॉर्मल एल्केन को जब आप हीट करते हैं तो यहां पे फॉर्मेशन करता है आइसो एल्केन। यही आइसो एल्केन वाला जो होता है इसके केस में बच्चों यही होता है मेजर। जो नियो वाला बनता भी है वो माइनर बनता है, और आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माइनर वाले को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। यस, तो आइसो एल्केन होता है मेजर प्रोडक्ट। जैसे कि आप अगर यहां पे देखें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जैसे कि मेरे को दिया हुआ है, इसको सबको ही बोलते हैं हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सीधा सीधी IUPAC नेम में ब्यूटेन। और इसको हम लोग करते क्या है, अगर कुछ नहीं करना चाहते तो एनहाइड्रस वगैरह कुछ मत लिखिए, AlCl3 और HCl लिख करके इसको आप हीट लिख दीजिए, ठीक है। तो AlCl3 और HCl लिख करके हीट करोगे तो जितने कार्बन का ये पैरेंट चेन है उससे एक कम कार्बन करके एक ब्रांच कर दीजिए, मतलब ओवरऑल आपको बनाना है इसका चेन आइसोमर्स, ठीक है बच्चों। तो आइसोमेराइजेशन में इसका चेन आइसोमर्स हम लोगों को बनाना है। जितने कार्बन का ये पैरेंट चेन है देखो 1 2 3 4,
यहां पे देखोगे तो 1 2 3, इसका नाम क्या होता है, इसी का जो नाम होता है इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं। आसानी से हम लोग बना सकते हैं इसको। या फिर अगर आप देखें, ये हम लोग ऐसा करते हैं कि CH3 CH2 एंड CH2 के साथ CH3, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। ये हो गया कॉमन नेम। और अगर आप चाहते हो IUPAC नेम तो सिर्फ लिख सकते हो पेंटेन। अब उतना आप लिखना नहीं चाहते हो, सिंपल लिखो AlCl3 कॉन्सेंट्रेटेड HCl और हीट। बिल्कुल। तो कितने कार्बन का पैरेंट चेन है बच्चों, 1 2 3 4 5, बात खत्म। तो जितने कार्बन का पैरेंट चेन दिया हुआ है एल्केन में, उससे एक कम कार्बन कर देना है और उस कार्बन को लिख देना है एज ए ब्रांच, एज ए सबस्टिट्यूएंट। तो यहां पे एक मिथाइल को एज ए ब्रांच लिख देना है आप लोगों को। इसी को कहा जाता है 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। या फिर इसी को यहां पे कहा जाता है प्यारे बच्चों आइसोपेंटेन। ध्यान रखिएगा, आइसोपेंटेन इसी को कहा जाता है। या फिर यहां पे थर्ड नंबर पे देखें CH3 CH2 CH2 CH2, 4 5 6 एनसीईआरटी में दिया हुआ हम लोगों का। अब इसमें से हम लोगों को इसका नाम सबसे पहले हम लोग कहेंगे नॉर्मल हेक्सेन, कॉमन नेम। या फिर सिंपल हम लोग लिख सकते हैं इसका नाम हेक्सेन, IUPAC नेम। तो एनहाइड्रस AlCl3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ऐसा हम लोग करते हैं। अब आप देखें इसमें से होता क्या है, होता यह है 1 2 3 4 5 6 कार्बन का पैरेंट चेन है। एक कार्बन कम कर देने का, तो एक कार्बन कम कर देने का तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH के साथ CH3, वेरी गुड, CH2, उसके बाद CH2 के साथ CH3। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का पैरेंट चेन बन गया। आप चाहो तो इसका बना सकते हो आप पोजिशनल आइसोमर्स, जो ये 1 2 पे मिथाइल है ना, इसको मैं 3 पे कर सकता हूं, बिल्कुल। लेकिन पैरेंट चेन यहां पे घटाना नहीं है। नियो वाला बन सकता है लेकिन उसको हम लोग नहीं बनाते हैं, बिल्कुल। तो 1 2 3 और 1 2 3 और इसके बाद यहां पे 4 एंड 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप देखो इसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं 2 मिथाइल पेंटेन, या उसी को हम लोग कहते हैं आइसोहेक्सेन। और इसको हम लोग यहां पे कह सकते हैं, इसका नाम जो है ना उसको हम लोग कह सकते हैं 3 मिथाइल पेंटेन। अरे बहुत आसान होता है इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करना। फ्रेंड्स अच्छे से सिर्फ देखते रहोगे ना एक एक बातों को तो बन जाता है, कोई कहीं से भी कोई दिक्कत आप लोगों को होने वाली नहीं है, ठीक है ना। और इसी को हम लोग यहां पे कह लेते हैं, ये जो बना है इसको हम लोग कहते हैं आइसोहेक्सेन। और इस दोनों में अगर मेजर पूछे, अगर ऑप्शन दिया कि दोनों का मिक्सचर बनता है, बिल्कुल कह दोगे दोनों बनता है, ठीक है, दोनों बन सकता है। लेकिन दोनों में अगर एक चुनना हो तो आइसो वाले का चुन लेना, आइसो वाला ही यहां पे हो जाता है मेजर। तो आइसोमराइजेशन में इन जनरल अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप कहोगे नॉर्मल एल्केन से बनता है आइसो एल्केन, बात खत्म हो जाता है, ठीक है, यस। अब आते हैं एरोमेटाइजेशन। तो आइसोमराइजेशन देख लिया, नाइट्रेशन देख लिया, सल्फोनेशन देख लिया, ठीक है ना बच्चों, यस। अब आते हैं 4 नंबर में, सभी कोई बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन। देखो किस प्रकार से करते हैं। आप जानते हो बच्चों इस रिएक्शन में बनता है बेंजीन। इस रिएक्शन क्या बनता है, बेंजीन। और बेंजीन में कितने कार्बन होता है, 6। यानी कि एरोमेटाइजेशन करने के लिए एल्केन के पास कम से कम एटलीस्ट 6 कार्बन होना चाहिए। जैसे कि आइसोमराइजेशन कराने के लिए कम से कम होना चाहिए 4 कार्बन। आइसोमराइजेशन मीथेन का नहीं हो सकता है, करके देख लीजिए, कभी ब्रांचिंग बनेगा मीथेन में, नहीं। इथेन में ब्रांचिंग बनेगा, नहीं। प्रोपेन में ब्रांचिंग बनेगा, नहीं। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये 3 कार्बन में अगर रहेगा एल्केन में तो कभी भी आइसोमराइजेशन नहीं होगा। ये सब बातों को ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से एरोमेटाइजेशन जो है 1 कार्बन से लेकर के 5 कार्बन तक तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी 6ठे कार्बन से एरोमेटाइजेशन स्टार्ट होगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये दिया हुआ है CH3 CH2 का यहां पे ऐसा लिखा हुआ रहेगा होल 4 CH3। तो 4 कार्बन बीच में हो गया ना बच्चों, और 2 कार्बन बाहर, तो 4 2 6 हो गया। अब यहां पे कैटलिस्ट के रूप में क्या क्या लिख सकते हो आप, सो देखो आप लिख सकते हो इसके केस में V2O5, बिल्कुल। या फिर लिख सकते हो आप MO2O3, MO2O3, या फिर आप लिख सकते हो इसके केस में Cr2O3, या फिर लिख सकते हो आप बच्चों
Cr2O3 सपोर्टेड विथ एल्यूमिना। लिखो इसको तो अच्छे से, सपोर्टेड विथ एल्यूमिना। और टेम्परेचर यहां पे रखते हैं 773 केल्विन एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात खत्म। ये सब एक साथ लेना जरूरी नहीं है, इनमें से कोई भी आप एक रख सकते हो, ठीक है, ऐसा करना है। B2O5 या MO2O3 या Cr2O3 या Cr2O3 सपोर्टेड विथ एल्यूमिना। तो बच्चों ये 6 कार्बन जो है ना वो एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन करता है, और एरोमेटिक कंपाउंड, और दूसरा नहीं, यहां पे आपको फॉर्मेशन करना है बेंजीन, और बैलेंस करोगे तो आप निकाल दोगे 4H2 यानी कि 8 हाइड्रोजन बाहर कर दो, क्योंकि यहां पे आप देखोगे 6 कार्बन है तो 14 होगा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो यहां पे C6H6 है तो 8 हाइड्रोजन हमने बाहर कर दिया। ये हो गया फर्स्ट एरोमेटाइजेशन का। इसी प्रकार से ये हो गया इसके केस में ना नॉर्मल हेक्सेन। तो नॉर्मल हेक्सेन का जब होता है एरोमेटाइजेशन तो कोई पूछेगा क्या बनता है, तो कहोगे कि इतना भी नहीं जानते हो आप, इससे जो है ना बनता है बेंजीन। अगर यहां पे एक कार्बन और बढ़ा देता हूं तो कितना हो गया, 5 6 7 ऐसा हो गया। अब इसको क्या करता हूं प्यारे बच्चों, इसमें से थोड़ा सा परिवर्तन करता हूं। ये सब में से कोई भी ले लीजिए, कोई भी मतलब ले लीजिए Cr2O3 सपोर्टेड विथ एल्यूमिना, कोई भी आप रख लीजिए ना, और सीधा सीधी लिख दीजिए हीट। ये सब में से कोई भी लिखा जा सकता है, रट्टा मत मार लीजिएगा कि सिर्फ यही लिखना है नॉर्मल। यहां पे हेप्टेन के केस में, हेप्टेन के केस में ऐसा लिखना है, ऐसा कोई रट्टा नहीं मारना है। तो बच्चों क्या होगा, 5 + 1 6 कार्बन से बन जाएगा यहां पे बेंजीन रिंग, और बाद में यहां पे जो एक मिथाइल बचा उसको इसके ऊपर आप लिख दीजिए। बाद में जो भी H2 गैस बाहर होता है वो तो होगा ही। आप कहोगे जब 7 कार्बन होता है यहां पे बनता है टॉलीन यानी कि मिथाइल बेंजीन, बिल्कुल। तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में आप कहोगे कि नॉर्मल हेक्सेन से फॉर्मेशन कर सकता है बेंजीन रिंग, लेकिन 7 कार्बन जब रहता है तो यहां पे फॉर्मेशन कर सकता है टॉलीन। लेकिन मेरे को यहां पे बताना है कि अगर 8 कार्बन होगा तब क्या होगा। जैसे कि अब यहां पे देखिए CH3 CH2 का होल 6 CH3 दे दिया, और इसके केस में जो भी कैटलिस्ट आप लेना चाहते हो ले लो। Cr2O3 सपोर्टेड विथ एल्यूमिना हमने लिख दिया इसके केस में हीट। जो भी लिखने होगा B2O5 MO2O3 Cr2O3 अकेला कोई भी लिख सकता है, कोई भी दे देगा। आपको क्या करना है, 6 कार्बन से पहले बना देना है बेंजीन रिंग। तो जो 6 कार्बन है उसमें से तो बन जाएगा बेंजीन रिंग, और बच गया 2 कार्बन तो लिख दीजिए C2H5। इसको यहां पे कहा जाता है इथाइल बेंजीन, ठीक है, इथाइल बेंजीन। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, यहां पे ऐसा भी हो सकता है, अभी ऐसा भी हो सकता है ये 2 मिथाइल रह सकता है ऑर्थो पे, इसको कह सकते हैं हम लोग ऑर्थोजाइलेन। अभी और सुनिए, एक ऐसा भी तो हो सकता है ना ये दोनों मिथाइल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पे रह सकता है, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों मेटाजाइलेन। बिल्कुल, इसको मेटाजाइलेन भी कह सकते हैं, और 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन कह सकते हैं, या फिर ऑर्थोजाइलेन को 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन कह सकते हैं। एक और बन सकता है इसका आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, उसको हम लोग कह सकते हैं 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, इसको हम लोग कह सकते हैं पाराजाइलेन। ये सब का बनेगा मिक्सचर। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग यहां पे नॉर्मल ऑक्टेन का करते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, तो यहां पे इथाइल बेंजीन, ऑर्थोजाइलेन, मेटाजाइलेन, पाराजाइलेन सबका बन सकता है मिक्सचर। यहां पे सब कोई मेजर माइनर कुछ नहीं कहेंगे, सबका कहेंगे कि मिक्सचर बन सकता है। लेकिन नॉर्मल हेक्सेन से बन सकता है बेंजीन, नॉर्मल हेप्टेन से बन सकता है मिथाइल बेंजीन यानी कि टॉलीन, और जब नॉर्मल ऑक्टेन लेते हैं तो सबका बन सकता है मिक्सचर। इतना आपके लिए सफिशिएंट है, इतना आप लोग यहां पे ध्यान रखते हो तो एरोमेटाइजेशन में इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं पूछेगा। इज इट क्लियर? बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर, वेरी गुड, गुड बॉय। अब देखिए नेक्स्ट यहां से आते हैं हम लोगों का कितना रिएक्शन हो गया, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, आइसोमराइजेशन और एरोमेटाइजेशन 4 हो गया। 5वां पे आते हैं। 5वां में है कंट्रोल्ड, कंट्रोल उदय, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। अक्सर ये सब क्वेश्चन को बच्चे पढ़ते ही नहीं है, जबकि नीट में पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायरेक्ट। सुनिए क्या होता है, जब हम लोग करते हैं एल्केन का ऑक्सीडेशन, ये वाला साइन जो दे रहा हूं इसका मतलब है ऑक्सीडेशन, तो पहले फॉर्मेशन करता है एल्कोहल, और जब फर्दर एल्कोहल का होता है ऑक्सीडेशन, ये ओ जो दिया हुआ है इसका साइन का मतलब है ऑक्सीडेशन हो रहा है,
तो फॉर्मेशन करता है इसके केस में सबसे पहले एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब होता है ऑक्सीडेशन तो याद रखोगे बच्चों फॉर्मेशन करता है इसके केस में कार्बोजिलिक एसिड। ओके ओके, अब देखिए कैटलिस्ट के ऊपर हम लोग यहां पे कहानी को रोटेट करेंगे। अगर आपको एल्केन का ऑक्सीडेशन कॉपर मेटल के साथ दिया, कौन सा मेटल? कॉपर मेटल। कॉपर मेटल 523 केल्विन और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एल्केन से बन जाता है एल्कोहल, बिल्कुल। और अगर आप लोगों को कहीं पे दिया हुआ है MO2O3, तो MO2O3 दिया हुआ है यानी कि मॉलिब्डेनम ऑक्साइड दिया हुआ है, तो एल्केन से एल्कोहल नहीं बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और अगर बच्चों यहां पे देखिए कैटलिस्ट के रूप में आपको क्या दिया हुआ है, मैग्नीज डाई एसीटेट CH3COO का होल टू Mn, इसी को कहते हैं मैग्नीज डाई एसीटेट, और इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों MnO AC का होल टू, इसको हीट करने के लिए दिया। अरे भैया AC का मतलब क्या है? एसिटाइल CH3C डबल बॉन्ड O, इतना को हम लोग AC कहते हैं, उसके साथ एक O है तो OAC, इसी को पढ़ते हैं मैग्नीज डाइएसिटेट। यहां पे फॉर्मेशन कर देता है इसके केस में कार्बोजिलिक एसिड। ध्यान रखिएगा कॉपर के साथ यहां पे फॉर्मेशन कर देता है एल्कोहल, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ फॉर्मेशन कर देता है इसके केस में एल्डिहाइड, और अगर मैग्नीज डाइएसिटेट होता है फॉर्मेशन कर देता है कार्बोजिलिक एसिड। इसको उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिखा करो, समझा करो, एनसीईआरटी अपने पास रखा करो, तब जाकर के आपको एक एक बात याद रहेगा लंबे समय तक। देखिए जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पे देता हूं, जिसमें कि अगर मान लीजिए कि मीथेन दिया, मीथेन का अगर ऑक्सीडेशन दिया O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल 523 केल्विन और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा दे दिया, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। सबसे पहले मेरे को बना देने का मिथाइल अल्कोहल, क्या बनाने का? मिथाइल अल्कोहल यहां पे बना देने का, और देखोगे तो बाहर हो जाएगा इस केस में। अगर मेरे को कुछ बाहर करना है तो कुछ नहीं होगा बाहर, क्या देखो तो इसको बैलेंस कर देते हैं, 2 हो जाएगा, 3 4, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसके बाद देखो ऐसा करते हैं, अगर यहां पे आप इथेन भी लेते हो, इथेन ले लो O2 के साथ, कॉपर मेटल 523 केल्विन 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों यहां पे इथेन जी आ गए तो फॉर्मेशन किसके हो जाएंगे? इथाइल अल्कोहल का। बना दीजिए खटाखट, कॉपर मेटल जैसे दिखा अल्कोहल में कन्वर्ट करो, या फिर मेरे को ऐसा लिखा रे, कैसा रे, यहां पे लिखा एल्केन का O2 के साथ रिएक्शन, लेकिन जो दिया रे बाबा MO2O3 मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। अब आप देखो ना क्या बनता है, मैंने कहा ना एल्केन का जब MO2O3 के साथ ऑक्सीडेशन डायरेक्ट दे तो फॉर्मेशन करोगे एल्केन, यस, यानी कि कितने कार्बन का है? एक कार्बन का, तो एक कार्बन का एल्केन है तो एक ही कार्बन का एल्डिहाइड तुम बनाना है, मतलब मिथेनल। तो मिथेन दिया हुआ है 1 कार्बन का, उसका MO2O3 के साथ ऑक्सीडेशन है तो मिथेनल बनेगा, और साथ में यहां पे क्या बाहर होगा रे बाबा? यहां पे बाहर हो जाएगा H2O तेरे को, अब देख लो ना बाहर हो गया ना। इसी प्रकार से अगर मेरे को इथेन दिया हुआ है कहीं पे इस तरीके से, अगर मेरे को इथेन का ऑक्सीडेशन दिया रे बाबा, तो अब तेरे को क्या करने का? MO2O3 है ना, तो हीट जब करेगा ना तो देखोगे यहां पे इथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा, 2 कार्बन का तेरे को दिया हुआ है, तो ये CH3C डबल बॉन्ड O के साथ H, यानी कि तेरे को याद क्या रखना है रे? सिर्फ याद ये रखना है कि जब एल्केन का ऑक्सीडेशन MO2O3 के साथ करते हैं तो बनता है एल्डिहाइड, कॉपर के साथ करते हैं तो बनता है एल्कोहल। कार्बन घटाना बढ़ाना नहीं है, जितनी कार्बन का है उतनी ही कार्बन का एल्कोहल या एल्डिहाइड बनाता है, डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां पे क्या है। यस, अब देखिए 5 में जैसे कि मेरे को दिया हुआ है मीथेन, इसका अगर ऑक्सीडेशन दिया हुआ है और लिखा हुआ है इसके केस में मैग्नीज डाई एसीटेट, वेरी गुड। जैसे यहां पे लिखा रे बाबा तेरे को क्या फॉर्मेशन करने का? कार्बोजिलिक एसिड, यानी कि एक कार्बन का है, मीथेन बनेगा, मीथेन से तो मीथेन से बन जाएगा मिथेनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड। लेकिन अगर तेरे को यहां पे इथेन दिया और यहां पे O2 लिखा तो अब क्या बनाओगे? अगर मैग्नीज डाई एसीटेट के साथ दिया
ऑक्सीडेशन, या फिर मेरे को ऐसा भी लिख सकता है MnOAc का होल 2। ओके, देख सकते हैं आप। तो इसको बैलेंस कर लीजिए खटाखट, इसको बैलेंस कर लीजिए आप लोग। तो ये पता चल चुका है कि 2 ही कार्बन का तो एल्केन है, तो 2 कार्बन का जब एल्केन है तो फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में इथेनोइक एसिड, क्योंकि 2 ही कार्बन का बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CH3COOH, और बाहर कर दीजिए वाटर। बैलेंस करने का जो भी जरूरत होगा आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा अपने तरीके से, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा बैलेंस, कहीं पे कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से बस ध्यान रखना है कि एल्केन जितने कार्बन का है, अगर कॉपर मेटल के साथ ऑक्सीडेशन है तो फॉर्मेशन कर देंगे एल्कोहल, MO2O3 के साथ है तो फॉर्मेशन कर देंगे हम लोग वहां पे एल्डिहाइड, और अगर मैग्नीज डाइएसिटेट या तो लिख सकता है MnOAc का होल 2 चाहे CH3CO का होल 2 Mn, तो फॉर्मेशन कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बात खत्म हो गई। कितना आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, जेई के लिए, दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यस, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर पे। 5 हो गया, अब आते हैं हम लोग 6 नंबर में, वो आते हैं कंप्लीट, नहीं एक बच गया है, एक बच्चों ऑक्सीडेशन में, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में एक बच गया है, ध्यान से देखिएगा। एक कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्वेश्चन मेरे को बच गया है KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन, ये एनसीईआरटी में आपको दिए हुए हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटेन, ये एल्केन है। इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन का संख्या कितना है 1। अगर आपको कहीं पे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है एल्केन का, तो सिर्फ उसी एल्केन का होगा ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ जिसमें एटलीस्ट 1 टर्सरी हाइड्रोजन एटम होगा। तो टर्सरी H यहां है, तो जिस एल्केन में टर्सरी H होगा और जहां पे टर्सरी H होगा उसमें क्या करना, C और H के बीच में एक ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देना, एक ऑक्सीजन को डाल देना। मतलब C और H के बीच में एक ऑक्सीजन को डालोगे तो यहां पे फॉर्मेशन जो करता है इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बिल्कुल, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है जब हम लोग यहां पे आइसोब्यूटेन का ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के साथ। यानी कि कोई पूछेगा ये कौन सा रिएक्शन है, तो कहोगे कि सर जी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसका हम लोग करते हैं आइसोब्यूटेन का, तो जहां पे टर्सरी H होता है वहीं पे होगा सिर्फ और सिर्फ उसका ऑक्सीडेशन। उम्मीद करता हूं बात यहां पे पकड़ में आया होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर में, वो आपको मिलने वाला है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। जानते हो बच्चों, जब हम लोग किसी एल्केन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, बनता है वाटर, और बनता है लार्ज अमाउंट में हीट। वही लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होने के कारण इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं CnH2n+2, CnH2n+2 प्लस 3n+1/2 O2, और निकलेगा क्या, जितना कार्बन है उतने CO2 निकलेगा, और जितना कार्बन है उसका +1 H2O निकलेगा। साथ में यहां पे जो निकलेगा वो लार्ज अमाउंट में हीट निकलेगा। बिल्कुल, यानी कि अगर आप n की जगह पे 1 रखोगे तो n की जगह पे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा CH4, यहां पे 1 रखोगे तो क्या होगा 3 + 1 4/2, यानी कि 2O2, तो क्या निकलेगा CO2, प्लस यहां पे क्या निकलेगा n = हमने लिया है 1 + 1 2 हो गया 2H2O, और साथ में आपको पता है कि लार्ज अमाउंट में यहां पे हीट निकलने वाला है। तो कहोगे कि जब हम लोग कंप्लीट यहां पे ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में लिखो यहां पे कंप्लीट कंबशन इसका कर दो, ज्यादा बेहतर रहेगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी कह सकते हो। तो यहां पे कंप्लीट कंबशन अगर आप लोग करते हो, कंप्लीट कंबशन जब आप करते हो एल्केन का, तो CO2 प्लस वाटर निकलता है और लार्ज अमाउंट में हीट निकलता है। या फिर यहां पे आप लेते हो इथेन, तो इथेन लेते हो, इसका आप देखो कितने कार्बन हो गया 2, तो 2 हो गया, तो n की जगह पे 2 रखोगे तो क्या होगा 3 × 2 = 6 + 1 7, तो 7/2 O2, और कितने कार्बन है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है तो कितना CO2 निकलेगा 2। अब R कितना हो जाएगा आपको वाटर, तो 2 + 1
3H2O, और लार्ज अमाउंट में यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि क्या निकलता है, हीट। बात खत्म हो गया रे बाबा। कितने आसानी से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। सब देख करके पहले घबराने का नहीं तेरे को, अगर घबराओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। यस, इसको कहते हैं कंप्लीट कंबसन। तो कोई पूछे कि कंप्लीट कंबसन ऑफ एल्केन में क्या बनता है, आप कहोगे CO2 प्लस वाटर प्लस हीट बनता है, बिल्कुल। उसके बाद देखिए 7th नंबर में देखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एल्केन। और ध्यान दोगे, सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अक्सर बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपको पूछे कि एल्केन का इस्तेमाल हम लोग फ्यूल बनाने में करते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि कहोगे कि जब एल्केन का कंप्लीट कंबशन होता है तो लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइन है ये। अब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, अक्सर बच्चा यहां पे याद रखता है, क्या जानते हो, कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। गलत, कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पे नहीं बनता है। अगर आपको कहीं पे लिखा कि मीथेन का अगर हम लोग यहां पे करते हैं ऑक्सीडेशन, और क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दिया कि इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं, कि एल्केन का इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं, क्या बनता है, जानते हो क्या कहोगे, यहां पे कार्बन सॉलिड यानी कार्बन ब्लैक बनता है। बिल्कुल, इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं कार्बन ब्लैक, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इंक बनाने में, ठीक है ना। यस, कार्बन ब्लैक, और साथ में यहां पे बाहर हो जाता है वाटर। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, कार्बन ये S लिखा हुआ है, S का मतलब हो गया सॉलिड हो गया, ठीक है। तो यहां पे मीथेन गैस होता है, O2 गैस होता है, लेकिन ये कार्बन जो बना है वो सॉलिड होता है। जो वाटर होता है, तो वाटर तो आप लोग रोज देखते हो, ये लिक्विड होता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको कि अक्सर पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन में CO2 प्लस वाटर, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन यानी कि कंबसन। तो इनकम्प्लीट कंबसन में पूछेगा कि क्या बनता है, तो कार्बन सॉलिड प्लस वाटर बनता है। उसके बाद यहां पे एक बातें करूं बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है पायरोलाइसिस, और उसी को हम लोग यहां पे कहते हैं क्रैकिंग ऑफ एल्केन। यस, यू आर राइट ब्रो। तो देखो, पायरोलिसिस और क्रैकिंग ऑफ एल्केन में क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखाओ बच्चों। इसमें कुछ नहीं करना है, जो हायर एल्केन है, बड़ा एल्केन है, लार्जर एल्केन है, उस लार्जर एल्केन को हाई टेम्परेचर पे हीट करके, ब्रेक करके, छोटे छोटे एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, H2 गैस, ये सब में कन्वर्ट कर देना। तो लार्जर बड़ा एल्केन को तोड़ करके छोटा एल्केन, एल्कीन, H2 गैस में तोड़ करके ले जाना, इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं पायरोलिसिस क्रैकिंग। अरे बम लगा के जो उड़ाते हैं ना, उसी प्रकार से इसको एल्केन को ब्लास्ट कर देना है, खत्म करना है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हायर एल्केन टू लोअर, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हायर एल्केन टू लोअर एल्केन and H2 gas is called pyrolysis और क्रैकिंग। बात खत्म करिए भाई साहब, बहुत आसान होता है आपको। यानी कि क्या करना है, जो सॉलिड एल्केन है तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना। एक बार पूछा गया है नीट में क्वेश्चन कि जो पेट्रोल जो लिक्विड के फॉर्म है उसको कन्वर्ट करना है पेट्रोलियम गैस में, और केरोसिन जो लिक्विड है उसको कन्वर्ट करना है पेट्रोल से गैसियस केरोसिन में, और पेट्रोल जो लिक्विड है उसको कन्वर्ट करना है गैसियस पेट्रोल में। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रैकिंग या पायरोलिसिस कहते हैं। या फिर एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लिक्विड एल्केन को कन्वर्ट करना है गैसियस एल्केन में, तो लिक्विड आप जानते हो कि 4 से ज्यादा कार्बन, 5 से लेकर के 17 तक को लिक्विड कहते हैं, तो उसको कन्वर्ट करना है गैसियस में, मतलब 1 से लेकर के 4 तक। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कन्वर्ट जो करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पायरोलिसिस या क्रैकिंग कहते हैं। एकदम से ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। अब यहां पे कोई पूछेगा कि इसका मैकेनिज्म कौन सा होता है, तो बच्चों इसका मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल एलिमिनेशन। बिल्कुल, फ्री रेडिकल एलिमिनेशन होता है। अब क्रैकिंग करने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो होना चाहिए, और हाई टेम्परेचर पे इसको ब्लास्ट करना है, हीट करना है। लगभग यहां पे
600 डिग्री सेल्सियस लगता है। कैसे होता है पायरोलिसिस या क्रैकिंग? तो सुनिए, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सा काम करना है। पहले C और H के बीच में बॉन्ड का क्लीवेज करना है। तो C और H के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज करना है, ये टूट करके बना देता है पहले CH3, CH2 रेडिकल बन जाता है H रेडिकल। देखो, उसके बाद अब जो बना यहां पे CH2 रेडिकल और यहां पे एक मिथाइल में जो है CH3, तो ये जो बना H रेडिकल, वही H रेडिकल इस CH3 का क्लीवेज करता है, H रेडिकल और CH2 रेडिकल। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ जाए, तो बन जाएगा इसके केस में क्या? बन जाएगा इसके केस में इथेन। और बचा क्या? बचा इसके केस में H रेडिकल, H रेडिकल, तो बाहर हो गया इसके केस में H2 गैस। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि जब हम लोग यहां पे कहेंगे कि इथेन को हीट करते हैं, तो आपको फॉर्मेशन जो करता है वो करता है इथेन प्लस H2 गैस। यानी कि हायर एल्केन को कन्वर्ट करना है लोअर एल्केन, एल्कीन और H2 गैस में। इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं पायरोलिसिस या क्रैकिंग। अगर इस मैकेनिज्म का कोई नाम आपसे पूछ ले कि पायरोलिसिस या क्रैकिंग का जो मैकेनिज्म होता है उसका नाम क्या है, आप कहोगे इसका नाम है फ्री रेडिकल एलिमिनेशन, फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन इसको हम लोग कहते हैं। बच्चों एक बात लेकिन ध्यान रखना है, जो भी आप एल्केन को तोड़ करके बनाते हो, उसको जोड़ने के बाद फिर आपको ये मिल जाना चाहिए। ये नहीं कि जो मन में आया लिख दिया, नहीं, उसको जोड़ने के बाद आपको फिर से वो पेरेंट एल्केन आपको मिलना चाहिए, ऐसा कुछ बनाना है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं आगे, जैसे कि आपको दिया हुआ है प्रोपेन। क्या दिया हुआ बच्चों? आपको दिया हुआ है प्रोपेन। आप खुद सोच करके देखो कि अगर हम इस प्रोपेन को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो क्या क्या बन सकता है। एक तो हम लोग कहेंगे यहां से H और यहां से H, दो H निकाल दीजिए, तो आप यहां पे कहेंगे कि H2 गैस बाहर करने के बाद एक तो यहां पे बन सकता है प्रोपेन। बिल्कुल, एक ऐसा भी हो सकता है कि इसी को हम अगर हाई टेम्परेचर पे हीट करें तो ऐसा भी हो सकता है यहां से, और मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्लीवेज हो जाएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में जब क्लीवेज करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मीथेन, मतलब इथेन प्लस मीथेन बन सकता है। देखो बच्चों, अगर मैं इसको दोनों को जोड़ देता हूं, प्रोपीन प्लस H2, तो बन जाएगा प्रोपेन। उसी प्रकार से हम लोग इथेन प्लस मीथेन को जोड़ देते हैं, आप देखोगे प्रोपेन बन जाएगा। कैसे? यहां भी देखोगे 1 2 3 कार्बन, यहां भी 1 2 3 कार्बन, यहां भी देखोगे 3 3 6 प्लस 2 8 हाइड्रोजन, यहां भी 2 2 4 प्लस 4 8 हाइड्रोजन। यानी कि जो बना उसको ऐड करने के बाद आपको पेरेंट एल्केन मिल जाना चाहिए। इसी को हम लोग यहां पे कहेंगे पायरोलिसिस या क्रैकिंग। लेकिन ये बड़ा है, उससे ये छोटा छोटा हो गया है, देख सकते हो। अब आप जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है C6H14, इसको क्या करना है? क्लीवेज करना है हाई टेम्परेचर पे। क्या क्या बन सकता है? एक तो बन सकता है C6H12 प्लस H2, एक ऐसा बन सकता है। या फिर दूसरा हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं बच्चों, इसको छोटा करना है, C2H6 प्लस क्या हो सकता है इसके केस में? देख सकते हो C2H6 प्लस, ये हो गया इसके केस में। आप ऐसा कर दो, सबसे पहले C4H8 प्लस C2H6, ऐसा कर सकते हैं क्या? C4 होगा ना, CH4 नहीं, C4H8, तो 4 2 6 8 6 14 हो जाएगा। C4H8, C6H12 हो ही गया है। एक बार ऐसा करता हूं ना कि C3H6 कर लेता हूं, देखो ना, सोचो क्या बन सकता है, और फिर C2H4 कर लेता हूं और फिर CH4 कर लेता हूं। इसको ऐड करने के बाद तुमको इसको बनना चाहिए, तो 3 2 5 1 6 6 4 10 4 14 हो तो गया। इस प्रकार से हम लोग यहां पे पायरोलिसिस या क्रैकिंग इसका बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद आपका एल्केन चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आप लोगों ने डिमांड किया था हाइड्रोकार्बन में, तो एल्केन चैप्टर आप लोगों का आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो लास्ट रिएक्शन हम लोग आते हैं 9th नंबर में, वो है रिएक्शन विथ स्टीम। देखते हैं कि स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। जैसे कि अगर मैं यहां पे आपको रिएक्शन देता हूं, ये दिया हुआ है मीथेन, बिल्कुल स्टीम यहां पे बहुत हाई टेम्परेचर पे रहेगा, क्योंकि यहां पे जो टेम्परेचर रखते हैं 1273 केल्विन, बिल्कुल 1273 केल्विन पे हम लोग रिएक्शन यहां पे करवाते हैं। निकेल कैटलिस्ट रहता है। तो बच्चों आपको पता है क्या बनता है?
कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में H2 गैस। यस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस। देखो बैलेंस करके 4 2 6 ही होता है ना, यानी कि इसके केस में 3H2 कर देता हूं, तो 3H2 यहां पे आप लोग लिख सकते हो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस, इसी को हम लोग यहां पे कह देते हैं, जो बना इसी को हम लोग कहते हैं वाटर गैस। क्या कहते हैं इसको? वाटर गैस, या सिन गैस भी इसको हम लोग कह देते हैं। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा ये लेक्चर। नाइट्रेशन देखा, सल्फोनेशन देखा, आइसोमराइजेशन देख लिया, उसके बाद एरोमेटाइजेशन देख लिया, फिर हम लोगों ने यहां पे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन देख लिया, कंप्लीट कंबशन देख लिया, इनकम्प्लीट कंबशन देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने पायरोलिसिस देख लिया और रिएक्शन विद स्टीम भी देख लिया। पूरा का पूरा एल्केन चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसी तरीके से आगे वीडियो आते रहेगा, आगे लेक्चर आते रहेगा। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए, इतना अच्छे तरीके से पढ़ते चले जाइएगा तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बस इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखने की जरूरत होती है। अब आपका ऐसा समय आ गया है यहां से एग्जाम का, जो कि खूब अच्छे तरीके से क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को पढ़ना चाहिए जो भी थ्योरी है उसको, ठीक है ना। तो स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से ईमानदारी से आप प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना इंटरेस्ट लेकर के एक एक बातों को सीखें। आपका रिजल्ट जरूर होगा और अच्छे से अच्छे रैंक से होगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।